हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं सिद्धांशु त्रिवेदी इन आपकी अदालत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिद्धांशु त्रिवेदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू। चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपकी अदालत का ये पहला शो है, तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हम सब मिलकर हमारी पराक्रमी सेना का अभिनंदन करें, हमारी वीर जवानों के शौर्य का अभिनंदन करें और अपनी जय हिंद की सेना से कहें जय हिंद। आज का एक खास मुकदमा हमारी सेना को समर्पित है। आप जानते हैं उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह किया, पाकिस्तान के एयर बेसिस को बर्बाद कर दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, उनके घर में घुसकर मारा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। सवाल उठाए हैं सेना पर, सवाल उठाए हैं सरकार पर, सवाल उठाए हैं भारत की विदेश नीति पर। ऐसे सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली वक्ता को। इन्हें आप रोज टीवी पर देखते हैं, अलग अलग चैनल्स पर जानते हैं, पहचानते हैं। प्लीज वेलकम राज्यसभा के मेंबर सुधांशु त्रिवेदी। कितने लोग आए थे जगह और आपकी अदालत में आज के हमारे जज भी बहुत खास हैं। भारतीय सेना के एक ऐसे सिपाही जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन्होंने मोर्चों पर भारत के लिए लड़ाई लड़ी है। प्लीज वेलकम एयर कमांडर रिटायर एएस बहल। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं पहला इल्जाम लगाऊं, सवालात का सिलसिला शुरू करूं, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। 6 मई की रात भारतीय सेना पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों पर कहर बनकर टूटी। 22 मिनट में प्रिसाइज और कंट्रोल्ड ऑपरेशन में आतंक के 9 अड्डों को तबाह कर दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। उसने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने एक-एक को मार गिराया। Several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. All these waves were neutralized by our trained crew. भारत की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान का एक भी फाइटर जेट उड़ नहीं पाया। फिर एक ही झटके में पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को आउट ऑफ ऑपरेशन कर दिया। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देख कर मारा, धर्म पूछ कर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देख कर मारा। पूरा भारत पराक्रमी सेना के साथ खड़ा है। सारे राजनीतिक दलों ने सरकार का साथ दिया। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। भारत की सेना ने अपना हर टारगेट हासिल किया, पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम किया। फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास जाकर रोया, फायरिंग रोकने की गुहार लगाई, सीज फायर का ऐलान हुआ। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. इसके बाद कई सवाल खड़े हुए। क्या युद्ध विराम किसी के दबाव में हुआ? क्या पाकिस्तान को अभी थोड़ा और मारना चाहिए था? अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो भारत क्या करेगा?
भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। अभी भी नेक्स्ट सिर्फ करारा देना है, पीओके लेना है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी पर आरोप है कि इनकी सरकार ने दबाव में आकर सीज फायर किया। सुधांशु जी, सारे देश के मन में यह सवाल है, भारतीय सेना ने इतना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। अभी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की एयर बेसेस को तबाह कर दिया, आतंकवादी अड्डों को तबाह किया। और ऐसे में जब सेना हाई पर थी, भारत का अपर हैंड था, तो फिर सीज फायर हुआ। अब सवाल, क्या सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ, ट्रंप के प्रेशर में हुआ? देखिए, पहली बात तो यह कि भारत सरकार ने सीज फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा यह ऑपरेशनल ब्रेक है, यानी ये युद्ध विराम नहीं, ये अल्प विराम। जैसे आप लोग टीवी में कहते हैं ना, ये कमर्शियल ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो अभी ब्रेक के बाद क्या होना है, क्या ब्रेकिंग और रेकिंग होनी है, ये अभी बाकी है पिक्चर। दूसरी बात, सवाल वो पूछ रहे हैं जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की थी। 26/11 के हमले के बाद उस समय एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि भारत की एयरफोर्स तो स्ट्राइक करने को तैयार थी, पर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका ही नहीं दिया। जिन्होंने आगाज ही नहीं किया वो आज आवाज लगा रहे हैं कि अंजाम से पहले बीच में रुक क्यों गए। अब उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पूरी दुनिया में एक अलग टाइप का ऑपरेशन है और इसने भारत के बारे में एक पूरी धारणा को बदल दिया है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव, देखिए हर ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमने क्या अटेन किया। आप देखिए 2016 में जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो आर्मी ने जाकर लैंड रूट से अटैक किया था, किसको? आतंकियों के कैंप। 2019 में अब जब बालाकोट हुआ तो अब वो आर्मी के लेवल पे तैयार थे, चौकस थे, तो एयरफोर्स ने जाकर अटैक किया, किसको? लॉन्च पैड को, यानी एक स्टेप आगे गए, कैंप से ऊपर लॉन्च पैड पे गए। इस बार गए तो अब तो आर्मी एयरफोर्स सब कुछ था। इस बार हुई नो कॉन्टैक्ट वॉर, सीधे मिसाइल से जाकर उनके 9-10 ठिकानों को एक साथ तबाह किया और पहली बार जाकर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें 100-150 से ऊपर लोग मारे गए। तो अब आप समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भारत आगे बढ़ा। हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। सेकेंड थिंग, ये दुनिया का इकलौता मौका है जब एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर घुसकर किसी ने स्ट्राइक की हो, यानी न्यूक्लियर ब्लफ खत्म। तीसरा, जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब था ना, जो पर्दा था, वो भी हटा दिया गया। अब साफ कह दिया गया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, बीकानेर में लहू नहीं बह रहा है, रगों में सिंदूर बह रहा है। और 7 मई की रात क्या थी? 7 मई तो मंगलवार था। तो जो भारत की सेना ने करके दिखाया, लेकिन इसे एक पंक्ति में कहूंगा कि लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। अब लेकिन सुधांशु जी, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सिंदूर का सौदा कर दिया, अमेरिका के पापा ने वॉर रुकवा दी। हमारी सेना ने दिखाया है कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। अब सुनिए, और उसके बाद कुछ तो मंडराया था। हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर है कि कोई जहाज मंडराया था अमेरिका का, जो न्यूक्लियर लीक को चेक करने के लिए गया था। तो भाई भारत सरकार ने कहा हमें तो कोई जानकारी नहीं है, मगर अमेरिका को हो सकता बेहतर जानकारी हो, क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां रह चुकी हैं। हो सकता उन्हें यह भी पता हो कि कहां कहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। और 9-10 की रात को जो तबाही हुई हो, उसके बाद उन्होंने कॉल किया हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने कहा हो अमेरिका से दद्दा बचा लो, तो दद्दा ने कहा हो बच्चा माफी मांग लो, तो फिर उन्होंने उसके अगले दिन कॉल करने का प्रयास किया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अब आप इसको जरा गौर से देखिए। 9 मई को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से पूछा जाता है अबाउट द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। उनका स्टेटेड बयान है, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान और उसमें न्यूक्लियर एंगल वो ले आए। अब आप पूरी टाइमलाइन देखिए। रात 2:30 बजे शाहबाज शरीफ को बताया जाता है 9-10 की रात को
कि नूर खान एयरबेस भी डिस्ट्रॉय हुआ। मॉर्निंग में वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 10 मई को 1 बजे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत को अप्रोच करते हैं, और यह पाकिस्तान ने भी डिनाई नहीं किया कि उनके डीजीएमओ ने बात करने की शुरुआत की। उनको बोलना इसमें चाहिए, कहीं कोई बोलो। किंतु परंतु नहीं है। अब यह तय होता है 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। 3:35 पे दोनों की बात होती है। बात समाप्त होने के बाद तकरीबन 4:15 बजे भारत सरकार कहती है कि 5 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर बात माननी है ट्रंप साहब की तो फिर पूरी मानी है, क्योंकि ट्रंप साहब तो न्यूक्लियर एंगल भी लेके आए। और अगर यह बात मानी जाए तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जैसे टॉम कूपर हैं और जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने ये कहा है कि सरगोदा के पास जो उनकी न्यूक्लियर साइट है, उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए। न्यूक्लियर वेपन्स किसी शॉपिंग मॉल की तरह ओपन में नहीं रखे रहते, वो जमीन से बहुत नीचे 10-20 मीटर नीचे जाके, मे बी 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर बना के रखे जाते हैं, और उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इन केस ये माना जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में इस ढंग की खबरें आई, अगर उसमें कोई लीकेज हो गया हो और लीकेज की कोई संभावना हो, क्योंकि मंडराया था ना कोई जहाज जाके, और इस पे समझिए 14 मई को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई जहाज गया है पाकिस्तान में लीक की जांच करने, तो वो कह सकता था ये बिल्कुल गलत है। उसने कहा कि इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं। अब यदि हम मान लिया जाए कि कुछ खतरे की संभावना थी, तो आपको पता है सरगोदा कितना दूर है भारत के सीमा से? केवल 177 किलोमीटर, यानी दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कुछ भी हो सकता था। तो क्या था, ये रक्षा विशेषज्ञों को और उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब अगर ट्रंप साहब का बयान मानना तो पूरा मानो, तो कहते नहीं, वो पहला वाला। अब डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी 15 तारीख को कह दिया, मीडिएशन वर्ड से विड्रॉ कर लिया। उनका सीधे बयान, आई हैव नॉट डन इट, आई ओनली हेल्प्ड। और अगर ट्रंप नहीं, देखिए ट्रंप साहब के बारे में जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि ट्रेड डील से डरा दिया, मोदी जी को धमका दिया। कांग्रेस के नेता तो वो हैं, सिर्फ 1.5 साल पहले की बात तो है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जाके विदेश में क्या बोले थे? Why the defenders of democracy, Britain and America are silent and that they are not interfering in India? यानी सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड यहां पर आके हस्तक्षेप करें, वो लोग आज सवाल उठाते हैं। मगर ट्रंप साहब ने 2024 में, डोनाल्ड ट्रंप ने when he was running for presidential election, मोदी जी के बारे में क्या बोला था कि मोदी जी एक अंदर से बहुत अच्छे इंसान है, पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत टफ है। ट्रंप ने यह भी बोला था कि साहब, मैंने यह कहा कि कोई एक जो उनको बहुत परेशान करने वाला देश है, और उन्होंने यह भी कहा यू कैन गेस विच कंट्री इट इज, मैं चाहूं तो उसको समझा सकता हूं। तो मोदी जी ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत बार समझा चुके हैं और आगे भी समझाने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। अब आप आइए, जो बयान जिसका जिक्र आपने किया है, ये मैंने चेक किया है। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं कि यह बयान रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, कोई भी जाके देख ले। नहीं, मैं भी सबको दिखा देता हूं सुधांशु जी, इसमें क्या है, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़ लिखे को फारसी क्या। चलो दिखाओ, मजा आता है हमारी देखने में। I have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess the country. Yeah. You can't fathom which. You know the country. yeah. But I said, whoa, what happened there? मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा और मोदी जी ने कहा कि मैं अपने आप संभाल लूंगा, तुम चुप रहो। मैं इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा, ट्रंप का एक और बयान देखिए, 8 मई को, 7 मई को हम लोगों ने किया है। 8 मई को ट्रंप का बयान है कि अब जो टिट फॉर टैट है वो कर दिया है, अब रुक जाना चाहिए। बहुत गंभीर बात है। टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ? नंबर 1, इट इज एन एक्सेप्टेंस दैट पहलगाम इज बीइंग डन बाय पाकिस्तान। टिट और टैट का मतलब ठोक दिया है इंडिया ने, अब आपको जो करना था कर लिया, आप शांत हो जाना चाहिए। तो ये वाला बयान भी मान लो। नहीं, ये वाला भी नहीं मानना है और वो वाला भी नहीं मानना है। अच्छा, फिर ट्रंप ने क्या कहा? 1000 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का संघर्ष है। तो भाई, पाकिस्तान तो 75 साल पहले बना, ये तो पाकिस्तान में बताया जाता है कि 1000 साल पहले था। इवन कश्मीर में इस्लाम की शुरुआत 1339 में शाह मीर के जमाने में हुई, उससे पहले तो इस्लाम का नामो निशान नहीं था कश्मीर में। हाँ, जो पाकिस्तान ये थ्योरी पढ़ाने की प्रयास करता है कि 1000 साल पहले से था, तो वैसे एक मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता दूं, हम 2025 में बैठे हैं, ठीक 1000 साल पहले एक चीज हुई थी। 1025 में सोमनाथ का विध्वंस हुआ था। और अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्र भारत में जब उस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था तो बहुत से लोग इसके विरुद्ध थे, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री भी। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान उससे अपने को जोड़ता है और
महमूद गजनी ने वो किया था, वो अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। तो आप ये समझिए कि अगर ये कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ट्रंप ये भी समझ रहे हैं कि ये जो मामला है ये कितना गहरा है। और ये कुछ कुछ वो बात है जो असीम मुनीर ने भी बोली कि 2 नेशन थ्योरी थी। अब देखिए ये भी बड़ी मजेदार बात है। अब जब पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बोल रहा है, यानी मुजरिम इकबालिया बयान कर रहा है, फिर भी आरोप दूसरे को देने के लिए यहां लोग खड़े हुए हैं। अरे भाई, जब आरोपी ने मान लिया कि हमने किया था, उसके बाद तो बात खत्म हो गई। सुधांशु जी, आरोप तो यह है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि हम तुम पर हमला करने वाले हैं, आतंकवादी अड्डों को फोड़ने वाले हैं। और इसकी वजह से, ये राहुल गांधी का बयान है, इसकी वजह से हमारे कई सारे प्लेन बर्बाद हो गए, उड़ गए। अच्छा, बराक ओबामा साहब, उन्होंने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा हुआ, शायद पेज नंबर 41 पे जाके चेक करिएगा, राहुल गांधी जी के बारे में। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो बहुत नर्वस रहता है, एक ऐसे स्टूडेंट की तरह हैं जो अपने टीचर को इंप्रेस करने की बड़ी कोशिश करता है। कोशिश तो बहुत करता है दिखाने के लिए कि उसे बहुत कुछ पता है, पर हकीकत में उसे पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो बयान आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है, तो ये कहीं ना कहीं उसी भावना से प्रेरित नजर आता है जहां पर कि उनके बारे में जानकारी का अभाव है, और उस जानकारी के अभाव में अक्सर राहुल गांधी जी इस प्रकार की बात करते हैं। उन्होंने जयशंकर के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने कहा, वो भी मैं जयचंद है, गद्दार हैं। स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात, इस विषय को विदेश मंत्रालय की समिति में विदेश सचिव के द्वारा बताया जा चुका है, और उस दिन 19 मई को बैठक हुई थी, मैं भी उसमें सदस्य हूं। उस दिन सबसे ज्यादा उपस्थिति थी, 24 एमपीज अवेलेबल थे, और उसमें जो कांग्रेस के थे उनको जाके बताना चाहिए। हुआ ये कि 1:30 बजे रात को जब ऑपरेशन समाप्त हुआ, 1:05 पे शुरू हुआ, 1:27 पे खत्म हुआ, 2 मिनट बाद पाकिस्तान को बताया गया कि हमने ये किया है, आपके आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया है, हमने आपके किसी नागरिक ठिकाने पर अटैक नहीं किया है, आपके किसी एनर्जी या इस ढंग के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है। हमने जो करना था वो कर दिया, आपने जो किया था उसके जवाब में। अब बात आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप आगे बढ़ाएं, वरना हमारी तरफ से मामला खत्म हो गया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो उसके बाद आए। कारण जानते हैं क्या था? जयशंकर जी ने क्यों कहा, आज का भारत वो है मोदी जी के नेतृत्व में, घुसता भी है, मारता भी है, और मारने के बाद बताता भी है कि मैंने मार के दिखाया है। वो चोरी छुपे जाके मार के नहीं आता। वाह, मजेदार इंटरव्यू है, बहुत ही अच्छी है। हाँ, धड़ाधड़ जवाब जैसे दिए ना, और वही जो मैं कमेंट्स में मेरे पास ऐसे सवाल आते थे, उनको ऐसे ही मैंने जवाब दिए हुए थे, वैसे ही जवाब ये दे रहे हैं। जबरदस्त। जब बड़ा राहुल गांधी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, वीडियो में मैंने कहा वो बंदे बोल रहे हैं, वो लोग उस पार्टी के जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की हिम्मत नहीं की थी, आज जब मोदी जी कर रहे हैं जो उन्होंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था करने का, मोदी जी करके दिखा रहे हैं, तो आए हैं खड़े होके सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से। उन्हें तो शर्म से अपनी आंखें नीचे रखनी चाहिए, मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। पर बहुत ही अमेजिंग, मज़ा आ रहा है सुनने में। और जिस तरह से पाकिस्तान की पोलें खुल रही हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, ओहो, और ट्रंप का वो जो खास वो दिखाया रिकॉर्डिंग, वो भी बड़ी मज़ेदार थी कि भाई कैसे मोदी जी को पाकिस्तान के बारे में जब बात हुई है तो कैसे मोदी जी जो पूरे गुस्से में, वही तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।